हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं आरएमएस और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए योर जनरल साइंस सेक्शन विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 फॉर 9th क्लास। सो स्टूडेंट, डे आफ्टर टुमारो यू आर गोइंग टू बी अपीयर इन योर आरएमएस एग्जाम और 8th जनवरी को आपको अपीयर होना है सैनिक एग्जाम में। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैंने आपको 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया है साइंस का, आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जितने हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके वहां पर पूछे जाएंगे उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है 1 to 6 तो प्लीज उन्हें जाके विजिट कर ले, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइक लाइट, फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर और यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना, इनसे जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर मैंने यूज किए हैं। तो स्टूडेंट, एग्जाम में अब आपको कोई भी मेरिट से बाहर नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, सारी वीडियोस को प्रॉपरली विजिट करें, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझें, नोट्स बनाएं अगर लगता है कि क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ यूज करा है उसके अलावा की क्वेश्चन अगर दूसरी तरीके से आ जाए तो क्या आंसर होगा, मैंने सब आपको समझाया है। और ये 200 क्वेश्चन आपके लिए प्रॉपर एक ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं फॉर योर एग्जाम, और आप देखेंगे साइंस में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चन, क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल आपको आपके हर सेक्शन का फुल टू प्रिपरेशन करा रहा है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब किया और सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और आपके मोबाइल पर आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब के थ्रू। आपकी कोई भी सेक्शन यहाँ कमजोर नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमें हर सेक्शन को क्वालिफाई करना होगा, सब में अच्छे नंबर लाने होंगे, तब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, टाइम आ गया है पार्ट 7 डिस्कस करने का, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें कि आज आप 25 में से कितने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन कर पा रहे थे। एंड स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन आरआईएमसी के लिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, तो आपके लिए डोर ओपन है ज्योमेट्री स्कूल के। तो आपको बागपत आना होगा, अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें, अपना एनरोलमेंट कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और एक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, जिससे पता चल सके कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए ओनली 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये बेस्ट हॉस्टल है, एक वन स्टॉप आपके लिए है, जहां आपको बेस्ट स्कूल में आपका सिलेक्शन करा सकता है। तो देर नहीं करनी है, क्योंकि 1 जनवरी से हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। एंड स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप यूपी सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे स्कूल के लिए, तो निश्चय बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है फॉर यूपी सैनिक फ्रॉम 1 जनवरी। तो अगर आने से पहले आप कुछ भी एक बार चेक करना चाहते हैं तो आप पहले अच्छे से अपनी तसल्ली कर सकते हैं इन कॉन्टेक्ट नंबर पर बात करके, और एक बार आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in, जहां पर हम पिछले 5 साल से तैयारियां करा रहे हैं थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते और घर पर रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है विद द लाइव क्लासेस प्लस आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑल द कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, उसके बाद टॉपिक वाइज क्विज, महामोक, मिनी मोक। तो आप घर रहते हुए भी आरआईएमसी, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप 24 आवर्स हमें ही देना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी हमारी ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी, जहां पर हम कराते हैं आपको 8 to 5 क्लासेस, उसके बाद आपके डेली मिनी मोक, गेम पीरियड, प्रॉपर हाइजेनिक फूड, एंड एवरी थर्सडे एंड मंडे देयर इज अ महामोक। यहाँ से अच्छा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए एक बार तो आपको आना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हॉस्टल को विजिट करें और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। A small hole P is made on a piece of cardboard। यहाँ पर P, एक आपने P होल बनाया है जिसको एक छेद किया और उसको P नेम मेंशन किया है कार्डबोर्ड पर। द होल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ टॉर्च, और यहाँ पर फिर इसको इल्यूमिनेट कर दिया है, एक इंसिडेंट रे यहाँ से भेजा है टॉर्च के थ्रू। द पेंसिल ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द होल एज फॉल्स ऑन मिरर, और यहाँ पर इस होल से जो लाइट जा रही है मिरर पर पड़ रही है।
टॉर्च एंड पॉइंट ए एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो यहाँ पर जो ये आपका नॉर्मल ड्रॉ किया है, दैट इज योर परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेन ऑन द, यहाँ पर मिरर पर जो आपका, तो ये क्या है, टॉर्च एंड पॉइंट ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम सी से। ये क्यों बताया गया है, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट सी जो बता दिया गया है साफ साफ कि पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट ए और यहाँ पर इन दोनों का बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, बिल्कुल जो यहाँ पर टॉर्च से पॉइंट ए का है यहाँ पर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी है। सो क्वेश्चन क्या है, एट विच पॉइंट शुड द आई बी प्लेस सो दैट द होल कैन बी सीन। तो ए बी सी एंड डी में से आई को कहाँ प्लेस किया जाए कि आप यहाँ पर पी होल को देख पाएं। तो ये लाइन आपको क्यों हेल्प कर रही है बच्चों, क्योंकि साफ बता दिया टॉर्च को और यहाँ पॉइंट ए को सी से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे रखा है। ये बात बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है देखेंगे, क्योंकि यू नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन सरफेस। तो यहाँ आप देखेंगे जितना इंसिडेंट एंगल यहाँ बना रही है उतना ही वो बनाएगी आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सी से जो इक्वल डिस्टेंस है वो किसका है, टॉर्च का, और सी और ए का बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। एंड यू नो दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो आपको अगर आई आप प्लेस करते हैं पॉइंट ए पर तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन दे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो हमारी दो लॉ होती हैं रिफ्लेक्शन की। बच्चों एवरी ईयर आरएमएस और सैनिक स्कूल लाइट चैप्टर से यहीं से एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बहुत कर दिया है लेकिन सिंपल कितना है, थोड़ा सा बस लॉ को ध्यान रखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन अ सेम प्लेन व्हेन दे लाई ऑन अ सेम प्लेन ऑन द प्लेन सरफेस। तो अगर यहाँ पर ये 45 डिग्री के एंगल से जा रहा है तो इधर भी रिफ्लेक्टेड रे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आई को कहाँ प्लेस किया जाए कि जो आप पॉइंट को यहाँ पर देख पाए इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पर एंगल हमारे किसके इक्वल है, ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, अगर आप आई को ए पॉइंट पर रखते हैं तो आप टॉर्च से यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे से अपना पी होल को देख सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। A rubber sucker when pressed on a surface stick to it। अगर आप एक रबर सकर लेते हैं और उसको एक प्लेन सरफेस पर स्टिक करते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। प्रेशर चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल पुल लगा उस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, रबर सकर में ग्लिसरीन लगाया है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है तो ये एलिमिनेट हो गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट एक्ट ऑन इट। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके एटमॉस्फेयर हर समय हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है तो इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये भी एलिमिनेट हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया ए और बी बचता है हमारा। तो यू नो दैट कि अगर हम रबर सकर को किसी सरफेस पर हिट कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है एंड दैट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑल अराउंड लगता है ऑल द टाइम। अर्थ के पास अपना एक पुल होता है जिससे वो अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर उसको सकर को प्रेस किया गया है तो इस पर उस एरिया पे उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा है जिसकी वजह से वो वहां टक हो गई है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Regeneration is observed in regeneration. Basically, it is a type of asexual reproduction. You know that reproduction is of two type, that is asexual reproduction and sexual reproduction. हमारे जो smaller organism होते हैं उनमें asexual reproduction होता है, means एक single individual is able to give birth the new young one. तो regeneration का process किसमें होता है? प्लेनेरिया, स्पाइरोगायरा, यीस्ट, अमीबा। अमीबा की हम बात करें तो आपको पता है अमीबा कैसे डिवाइड करता है, अपनी डॉटर सेल कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। इस यीस्ट बेसिकली यहाँ पर बडिंग करती है, फेवरेबल कंडीशन में बर्ड्स डेवलप हो जाती है। स्पाइरोगायरा हमारा जो है इसी तरह से अपने फिलामेंट को डिवाइड करती है इनटू माइसीलियम को डिफरेंट। और इसको बात करते हैं प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया हमारा जो है अगर आप इसको कट कर दे एनी ऑफ द पार्ट तो इसके सारे पार्ट इज एबल टू गिव राइज इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो प्लेनेरिया जो हमारा फ्लैट वर्म का एक एग्जांपल है, इसका किसी भी प्लांट को किसी भी पार्ट को कट कर दे, जैसे कि आपको पता है लिजर्ड की अगर टेल कट हो जाती है तो वो रीजनरेट हो जाती है। तो प्लेनेरिया इज एबल टू रीजनरेट इज सेल इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, प्लेनेरिया। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए इज द करेक्ट आंसर।
इफ द लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर, यहां पर आपका एक प्लेन मिरर है, दिस वन इज योर मिरर, इसको पॉलिश कर देते हैं पीछे से, यहां पर लाइट यहां पर फॉल करती है परपेंडिकुलरली, सो द एंगल इन विच लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, तो किस एंगल से यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी स्टूडेंट, प्लेन मिरर है तो लो यहां पर फॉलो होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर व्हेन दे लाई ऑन द सेम प्लेन, तो यहां पर परपेंडिकुलरली वो इस पे फॉल कर रही है, तो यहां से जब वो परपेंडिकुलर जा रही है मींस कोई एंगल नहीं बना रही, तो इसी एंगल से उसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाना है, तो दैट इज एंगल ऑफ 0 डिग्री। यहां पर कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, अगर वो 45 से इंसिडेंट हो रही है तो 45 से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहां पर जो हमारा है वो परपेंडिकुलर जा रही है, इंसिडेंट उसकी परपेंडिकुलर और उसी से ही उसको वापस हो जाना है, तो यहां पर कितना एंगल आ रहा है 0 डिग्री पर ही वो वापस हो जाएगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। The stage of embryo in which all the body part can be identified is called dash. You know that कि fertilization के बाद जब मेल और फीमेल गैमीट का fertilization होता है तो there is a diploid cell form in a single form that is known as zygote. Zygote जब multiply होने लगता है तो it will converted into the embryo that is the mass of cell. इसके बाद regenerate होने लगते हैं, यहाँ पर body parts appear होने लगते हैं, और embryo के बाद जब आप body parts को ultrasound के through identify कर सके that these are eyes, these are nose, तो एट दिस स्टेज इट इज नोन एज फीटस, तो हम इसको बोलते हैं फीटस, और आफ्टर द बर्थ इट इज नोन एज इन्फेंट, तो ह्यूमन के बेबी इन्फेंट कहलाते हैं आफ्टर द डिलीवरी, तो यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको परसों अपना देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें कि ये वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट, थायराइड ग्लैंड इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, थाइमस, पैराथाइमस, थायरॉक्सिन, ऑल ऑफ दीज, बेसिकली दीज आर द ग्लैंड, तो यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाते हैं ऑप्शन आपके, थायराइड ग्लैंड विल सिक्रीट द थायरॉक्सिन हार्मोन फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द आयोडीन, अगर ये प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता तो कौन सी डिजीज हमें हो जाती है, गॉइटर डिजीज यहाँ पर हो जाती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. Who discovered the process of pasteurization? Pasteurization अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन आ सकता है what is pasteurization? तो you know that 70 डिग्री above पर हमारे मिल्क को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है for 15 to 30 सेकेंड एंड देन immediately cool it down to kill the microbes. तो ये मेथड डिस्कवर किया था किसने, एज द नेम सजेस्ट लुइस पास्चर, तो इस मेथड को मिल्क को यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है दैट इज नोन एज pasteurization and it was discovered by Louis Pasteur, so B is the correct answer. What purpose does the tail in sperm serve? Basically जो tail यहाँ पर होती है sperm की, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो there is a head, there is a neck एंड अ टेल, तो यहाँ पर स्पर्म का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो जो टेल है वो क्या फंक्शन सर्व करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हेल्प करती है मूवमेंट में, एग के साथ जाके फ्यूज करेगी, ये सारे ही करेक्ट है, तो बेसिकली फ्यूजन तो होगा डीएनए का, तो बेसिकली ये मूव करती है, बिकॉज आपको याद रखना है स्पर्म्स आर द मोटाइल स्ट्रक्चर दैट विल एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इनको जरूरत है किसकी, मूवमेंट की, तो टेल के थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो हेल्प इन मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रीशल्फिंग गिव द टर्म द रेफ, अब यहां पर हमको क्या करना है, टर्म को रिशफल करना है, किस लिए, क्या प्रोसेस निकालना है, to the process of sowing seed manually by sprinkling them on the soil by hand, means जब आप किसी भी सीड को यहाँ पर स्प्रिंकल करते हैं into the ground, किसके लिए, उनको सो करते हैं, सोइंग मतलब बीज का रोपण करना, बीज को बोना, कैसे, हाथ से आप उनको फेंक रहे हैं, तो इन टर्म्स को हमें सीधा करना है और बताना है कि इस प्रोसेस के लिए कौन सा टर्म है, अगर हम इसको सीधा करें तो व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड टिलिंग, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, टिलिंग, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द chapter crop production and management, so this is your plowing, this is your broadcasting, what is it, broadcasting, and last one is winnowing, तो बच्चों आपको यहाँ पर सबका मीनिंग भी पता होना चाहिए, टिलिंग बेसिकली होता है प्लोइंग का ही दूसरा नाम है, ग्राउंड को टिल करना, प्लोइंग आप समझ सकते हैं, प्लो को यूज करके ग्राउंड की टिलिंग की जाती है सॉइल की, विनोइंग की बात करें तो सेपरेट करना होता है यहाँ पर काफ को ग्रेन से विद द हेल्प ऑफ विंड, तो यहाँ हमारा बचता है ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग इज द मेथड ऑफ सोइंग सीड बाय मैनुअली स्प्रेडिंग ऑन द बाय हैंड ऑन द सॉइल, सॉइल पर हम उसको हैंड से स्प्रिंकल करेंगे, तो इट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड्स का पूरा ग्रुप होता है दैट विल प्रोड्यूस हार्मोन। हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में। तो वो ग्रुप कहलाता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर द बेसिकली द ग्लैंड्स, और वी कॉल्ड देम द डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज ये अपना सीक्रीशन प्रोवाइड करती हैं ब्लड में डायरेक्ट। तो हॉर्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर हैं जो डायरेक्ट ब्लड में सीक्रीट होते हैं, किसके थ्रू? एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके ब्रदर और यंगर ब्रदर सिस्टर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक 6 क्लास के लिए, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ज्योमेट्री ऐप पर हमारा वीर पैक, जिसमें ये सबसे बेस्ट पैक है इस टाइम के लिए, क्योंकि एग्जाम में हार्डली 20 डेज भी नहीं बच रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस समय आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो विद इन 20 डेज में आप कर सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ दिस वीर पैक, जहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम बूस्टर, क्वेश्चंस का भंडार है यहाँ पर। इससे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल सकता, और क्वेश्चंस भी बिल्कुल अपडेटेड जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप 9th के लिए, क्योंकि आप आरएमएस 9th के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो आपने सैनिक 9th का भी फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके लिए हमारा कोर्स है शौर्य पैक इस टाइम के लिए। लेकिन अगर आप फुल ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारा अशोका कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे विद द क्विजेस। पर मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा जो इस टाइम के लिए सबसे बेस्ट है। तो देर ना करें, ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, और यहां पर ऐड टू कार्ट करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो शौर्य पैकेज फॉर 9th क्लास। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक द एयर स्पॉइलेज। उनको खराब होने से बचाने के लिए हम कौन से केमिकल ऐड करते हैं? सोडियम नाइट्रेट, बेंजोएट सल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से फूड प्रिजर्वेटिव में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है, इसको तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करके जाए, आना ही आना है। तो मार्केट में 2 केमिकल अवेलेबल होते हैं। वैसे तो हम शुगर ऐड करके उनको डीमॉइस्चराइज करके, रिड्यूस करके उनका मॉइस्चराइजेशन भी प्रिजर्व कर सकते हैं, बट 2 केमिकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो बेसिकली योर फूड प्रिजर्वेटिव्स है। वैसे तो हम हाउस होल्ड आइटम में सोल्ट, एडिबल ऑयल यूज करते हैं, ड्राई करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, तो ये भी हमारे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड है। बट यहाँ पर हमारे ये 2 फूड प्रिजर्वेटिव हैं जो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो CNDR करेक्ट, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो C इज द करेक्ट आंसर, CND। डैश इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। बच्चों, हमारी जो सेल होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है इन द केस ऑफ एनिमल सेल दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल की बात करें तो एक एडिशनल कवरिंग होती है दैट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ दैट इज सेल वॉल। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जो पोरस होती है और अलाउ करती है मटेरियल को इनवर्ड, अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। तो व्हाट वी कॉल्ड इट, इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली ये क्या करती है, इट कंट्रोल द एग्जिट और एंट्री ऑफ द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, और किसको बाहर निकालना है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सबको अलाउ नहीं करती है अकॉर्डिंग टू, तो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल में जिस चीज की नीड है ये उसी को ही एंट्री देती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्शियली परमिएबल और द सेमी परमिएबल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। The slow process of conversion of dead vegetation into coal, very very important question स्टूडेंट। NCERT में बहुत ही ढूंढने पर मिलेगा, बट एग्जामिनर ढूंढ लेते हैं और हम भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो धीरे धीरे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गए हैं वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसल फ्यूल बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन, इवोल्यूशन, कार्बोनिफिकेशन, कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ पर इस प्लांट्स के कार्बन का कन्वर्ट हो जाना इनटू द कोल, तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द प्रोसेस इज कार्बनाइजेशन। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से, बिल्कुल करके जाएं इसको। तो कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा इज कोज्ड बाय। बेसिकली जो येलो वेन यहाँ पर हो जाता है भिंडी में, वो किसकी वजह से हो जाता है? तो यहाँ पर अटैक करते हैं प्लांट्स पर वायरसेस जो इसको कर देते हैं भिंडी की उसको येलो। तो इट इज अ मोजाइक। मोजाइक बेसिकली वायरस का ही टाइप होता है, जो आपके तंबाकू मोजाइक वायरस होता है, भिंडी में मोजाइक वायरस। तो उसकी जो लीव्स हैं उनकी वेन्स को येलो बना देता है, जिससे कि आपकी भिंडी की ग्रोथ रुक जाती है, ओकरा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इट इज अटैक्ड बाय वायरस।
वायरस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मोज़ेक से आप याद रखेंगे, मोज़ेक इज अ टाइप ऑफ वायरस ऑल्सो, डी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन जरूर आता है प्लांट माइक्रोब से। द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergo changes leading to reproductive maturity is called dash। जब यहाँ पर लाइफ का एक पीरियड आता है जब बॉयज और गर्ल्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए रेडी हो जाते हैं, बॉडी में कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी चेंजेस होते हैं इन देयर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इन देयर बॉडी अपीयरेंस, तो वी कॉल दैट एज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। यहाँ पर 10 to 11 एज में प्यूबर्टी एज आती है जिसमें बॉयज और गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही तूफानी एज इसको कहा जाता है। यहाँ पर स्टैनले ने इसको यहाँ पर तूफान की अवस्था भी कहा है क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने करियर को लेके सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान लगाते हैं, तो ये एज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। इस एज पे सबसे ज़्यादा संभलना होता है बच्चों को, तो वी कॉल्ड इट द पुबर्टी एज। दैट्स वाई इसे स्टोमी एज भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बच्चे अपने करियर के लिए भी और बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी चीज़ों को समझने लगते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी में चेंजेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से हो जाते हैं, तो पुबर्टी वेरी इंपॉर्टेंट एज होती है एडोलसेंस की तरफ, हमारी मैच्योरिटी की तरफ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दिस एज इज नोन एज पुबर्टी एज, तो बी इज करेक्ट ओवर हियर। डैश आर द ऑर्गेनेलीज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमने ऑर्गेनेलीज के बारे में पहले भी पढ़ा है। इट इज द आउटर कवरिंग द सब्सटेंस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फिल इन द सेल दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म एंड एट द सेंटर द मोस्ट डेंस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, जितना डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से यहाँ प्रोटीन बनता है, तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर सेल्स कौन सी होती है, तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पूछा जाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है बहुत छोटा सा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स की बोल, जिसकी वजह से वो रफ आरईआर कहलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट अभी तक क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करें अपना, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और वीडियो को पूरा देखें। इफ वी अप्लाई ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल, अगर आप यहाँ पर आपके डोर्स जब टाइट हो जाते हैं और मूव नहीं होते, फ्रिक्शन की वजह से वो रुकने लगते हैं, तो आप उसमें ग्रीस या ऑयलिंग कर देते हो। ऐसा हम क्यों करते हैं? फ्रिक्शन क्या है बच्चों? इट इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन। मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो में, क्योंकि फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके आरएमएस और सैनिक के लिए। तो फ्रिक्शन जब यहाँ पर हम ऑयल अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाते हैं दरवाजे खुलना, या डिक्रीज हो जाता है, या पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है, या कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से ये मोशन को रोके ना और हमारे डोर्स को इजीली बंद होने दे। तो हमें क्या करना है? फ्रिक्शन को डिक्रीज। तो इसलिए आपको याद रखना है जब भी लुब्रिकेंट्स ऐड किए जाते हैं तो किस लिए किए जाते हैं? टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ साइड 0.2 मीटर रेस्ट ऑन द फ्लोर। एक क्यूब रखा हुआ है जिसकी साइड आपको गिवन है यहाँ पर कितने का? 0.2 मीटर की उसकी साइड है, तो साइड को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो इतना आपको गिवन है। आपने क्वेश्चन पढ़ा और ये हमें गिवन मिल गया। गिवन दैट द क्यूब हैज मास m, और यहाँ पर मास हमें दिया गया है कितना? 50 kg, और क्यूब जो है वो 15 किलोग्राम का है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूब ऑन द फ्लोर, तो जो वो फ्लोर पर यहाँ पर प्रेशर डालेगा, व्हाट विल बी दैट। तो आपको यहाँ क्या करना है? प्रेशर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला, जो कि रिलेशन है इसका फोर्स के साथ और एरिया के साथ। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यहां पर हो गया हमारा ये फॉर्मूला फिट। अब हमें गिवन चीजों का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको फोर्स भी चाहिए, फोर्स हमें मिला नहीं, प्रेशर तो तब निकलेगा जब हमें साइड दी हुई है पर एरिया हमारे पास नहीं है। तो चलिए वन बाय वन हम निकाल लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मास एंड इट हैज एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया फोर्स का m इंटू ए। तो मास हमें गिवन है बच्चों कितना? 50 किलोग्राम। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है अर्थ पर जो भी चीजें फॉल करती हैं ग्रेविटी के साथ कितना? 9.8। तो हम इसको दे दिया, इसको 10 भी यूज कर लिया जाता है टू मेक द कैलकुलेशन इजी। तो यहाँ पर हमें g दे दिया है, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी लग रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर कितना आ गया? 500 आपका ये आ गया फोर्स। और फोर्स की बच्चों यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये आपको पता है, फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में। तो बच्चों फोर्स तो आ चुका है 500। बात करते हैं एरिया की। एरिया हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू साइड का
स्क्वायर, तो आपको एक साइड दी हुई है, तो एक साइड को अगर हम कर लेंगे 0.002, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आंसर? 2 2 जा 4, और यहाँ पर 0 और पॉइंट ये आपको आता है 2 डिजिट पे 2, यहाँ पर पॉइंट को आप ऐड कर लेंगे तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। प्रेशर के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बहुत कराए हैं। तो अब आपके पास रिलेशन आ चुका है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फोर्स कितना है? 500 न्यूटन, और यहाँ पर आपका एरिया कितना है? 0.4। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेसिमल से आपने हटाया तो 0 ऐड किया, अब आप इसको कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, और यहाँ पर 1 बच गया कैरी, तो 4 2 जा 8, फिर से हमारा 2 बच गया, 4 5 जा 20, और यहाँ पर 2 0। तो आंसर अब यहाँ पर न्यूटन है ऊपर यूनिट, नीचे मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 12,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल भी होती है यहाँ पर प्रेशर की यूनिट, तो क्या ये ऑप्शन में है? यस, वी हैव 12,500। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि आप प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। तो जो ये क्यूब रखा हुआ है, ये अपने एरिया पर कितना प्रेशर डाल रहा है, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए था, और फोर्स के साथ हमें एरिया चाहिए था, और हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया है बाय द प्रोसेस। पहले हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, और दोनों का रिलेशन इसके साथ रखा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा डेसिमल्स में था, तो इसलिए प्रेशर यहाँ पर क्या आया? बहुत ज्यादा आया, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो सी यहाँ पर हुआ करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर जो हम कैन यूज करते हैं, बेसिकली फूड कैंस आपने देखी होंगी, तो फूड कैंस आपको पता है आयरन की हमने बेसिकली बनाई होती है, पर इसके ऊपर हम कवरिंग कर देते हैं किसी ऐसे एलिमेंट की जो क्या हो? लेस रिएक्टिव हो, नहीं तो वो आपके फूड को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो यहाँ पर आयरन की कैंस के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है? टिन की। दैट इज द सिंबल ऑफ टिन इज SN, क्योंकि आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है, वो आपके फूड को ब्लैक बना देगा रिएक्ट करके, क्योंकि आपके फूड में मॉइस्चर है, और यहाँ पर आयरन मॉइस्चर के साथ तेजी से रिएक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं? टिन की कोटिंग कर देते हैं ऑन टू द Fe। तो SN सिंबल है टिन का, Fe है आयरन का, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जब किसी भी स्पीशीज को, बायोडाइवर्सिटी को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है, तो उसके लिए क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन, सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो देख लेना है उनका नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल हैबिटेट क्या है इनमें से? जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन भी बनाए जाते हैं, लेकिन आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व का आपका डायरेक्ट पार्ट होती है आपका ये पूरा कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें होते हैं आपके बड़े बड़े नेशनल पार्क्स, और नेशनल पार्क में होती हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो आपका रिजर्व एरिया होता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है नेचुरल हैबिटेट के लिए? C and D आर द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन हुआ C and D, तो ये आपका सही हुआ। Which of the following planet is known as the Earth twin? वेरी सिंपल, अर्थ का ट्विन किसको भी कहा जाता है? ऑन द रिवॉल्यूशन अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और हमारा वीनस भी। तो वीनस को बहुत सारे केसेस में, ये बहुत सारे केसेस क्वेश्चंस यहाँ पर, सबसे स्मॉलेस्ट भी है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट भी है, और ये जो है वेस्ट टू ईस्ट भी रोटेट करता है, तो यहाँ सबसे ब्राइटेस्ट भी है। तो यहाँ पर अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है? वीनस को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू, मतलब साउंड वेव्स भी और लाइट वेव्स भी दोनों ही प्रोपोगेट हो सकती हैं। किससे? बच्चों दोनों के लिए पूछा है, तो हाईलाइट कर लो। वैक्यूम में, एयर में, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो तो प्रोपोगेट कर जाएंगी कहीं भी, सबसे मैक्सिमम तो वो वैक्यूम में ही करेंगी, लेकिन जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट, और वैक्यूम इज नो मीडियम एट ऑल। तो आप ये बात बिल्कुल ना भूले, साउंड को जरूरत है मीडियम की। जैसे जितना ज्यादा सॉलिड सब्सटेंस होगा उतनी तेज आवाज होगी, लिक्विड में कम हो जाएगी, गैस में और कम हो जाएगी, लेकिन हमारा जो लाइट है वो क्या करेगी? वैक्यूम में सबसे तेजी से, उससे कम वो हमारा एयर में, उससे कम लिक्विड में, और धीरे धीरे बिल्कुल किसमें? सॉलिड में। तो बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पर दोनों किसमें प्रोपोगेट कर सकती है? तो दोनों कर सकती है एयर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों लाइट और साउंड से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेशन आपको याद रखने। साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, प्रीवियस वीडियोस में मैंने हर तरह का क्वेश्चन यूज कर लिया है, तो आप कहीं मात नहीं खाएंगे अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखा है। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर, किसी भी तरह की फायर हो, फॉरेस्ट फायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुआ हो या कहीं पर आग लगी हो, सबसे बेस्ट इनमें कौन सा गैस है जो एक्सटिंग्विशर में काम आती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इज योर CO2। CO2 यहां पर क्या करती है? वाटर वेपर क्रिएट करती है और आपकी ऑक्सीजन की एंट्री को बिल्कुल बंद कर देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी तो बर्निंग ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट। जितना मस्ट फ्यूल है उतना ही बर्निंग को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां वेपर क्रिएट करती है और ऑक्सीजन की एंट्री को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो CO2 इज द बेस्ट इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर एट ऑल। बी इज द करेक्ट आंसर। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? बच्चों सबसे पहले मार्क कर लीजिए मेटल। यहां पर पूछा है कौन सा मेटल है जो, और सारे मेटल आपके सॉलिड होते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, बट यहां पर एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। बहुत जल्दी आप इसका आंसर लगा देंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपने जल्दी से कर लिए होंगे मुझसे पहले भी। तो ब्रोमीन, लिथियम, मरकरी और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज योर मरकरी। सिंबल इज Hg। लेटिन भाषा में इसे हाइड्रागारियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या है? Hg, क्योंकि यहां पर हमारे बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल के सिंबल लेटिन भाषा से लिए गए हैं। तो मरकरी इज अ मेटल दैट इज फाउंड एट लिक्विड टेम्परेचर एंड ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट इज फाउंड एट लिक्विड स्टेट। जनरली आपके नॉन मेटल सॉलिड और गैसेज होते हैं, बट ब्रोमीन आपको मिलेगा इन द लेबोरेटरी ना, बॉटल में, क्योंकि ये लिक्विड होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। पर यहां मेटल पूछा था तो मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड्स। सबसे पहले ट्रेड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स आपको अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, वो यूनिट्स जो आपके अंदर कैरेक्टर लाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? क्रोमोसोम, जीन्स, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस। तो बेसिकली आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका एक और स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोसोम्स जो ट्रांसफर होते हैं, और क्रोमोसोम्स पर होती हैं जीन्स की सीक्वेंस। तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस that take out the character for the offspring। तो जितने भी कैरेक्टर है वो किसके थ्रू जाते हैं? जीन्स के थ्रू जाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ LPG, वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट। CNG की और LPG की फुल फॉर्म आ जाती हैं। लिक्विड पेट्रोल गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यू नो दैट। और CNG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आपके हाई टेम्परेचर प्रेशर पर कंप्रेस्ड किया जा सकता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG की, जो कि आपकी कुकिंग गैस है, ब्लू फ्लेम जनरेट करती है हाई हीट पर। C is the correct answer. So student, these were your today's 25 questions. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। So वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगे आपके 200 क्वेश्चंस के। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डे आफ्टर टुमारोज एग्जाम। आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। साइंस सेक्शन में आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो, मैं ऐसी आशा करती हूँ। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस की बहार आ चुकी है ज्योमेट्री ऐप पर, ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल पर। आपको आपके यूपी सैनिक एग्जाम तक लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पर। और फॉर मोर कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट आवर वेबसाइट। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।